देखिए आपके सामने एक लग्न चार्ट रखा गया है। आप प्राय जानते हैं कि लग्न चार्ट कैसे बनाया जाता है, जन्मांक चक्र कैसे बनाया जाता है, जो पूर्व में आपको वीडियो दे दिया गया है। आप प्राय देखे होंगे, समझे भी होंगे। यदि नहीं समझे, जो भाई समझे होंगे, उनको यह लग्न चार्ट या लग्न पत्रिका कैसे बनाया जाता है, जन्मांक चक्र कैसे बनाया जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। प्राय उसे देख भी लेंगे, समझ भी लेंगे। यह लग्न चार्ट के माध्यम से आज हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लग्न चार्ट बनाया जाता है उसमें 9 ग्रह होते हैं। कुल 9 ग्रह की संख्याएं होती है। भाव तो 12 होते ही हैं, लेकिन ग्रह जो होते हैं कुल 9 होते हैं। तो आखिर सभी ग्रह तो हैं, सभी ग्रह का तो आकृति इस भचक्र में है, इस ब्रह्मांड में है, परंतु राहु और केतु की जो स्थिति है वह कोई उसका स्वरूप नहीं है, उनकी कोई आकृति नहीं है। फिर भी राहु और केतु को कुंडली में क्यों स्थान दिया गया? राहु केतु को 9 ग्रहों में जरूरत क्यों पड़ी? उनकी क्या जरूरत है, उनके क्या कार्य है, उनके क्या महत्व हैं, उनकी क्या क्षमता है, उनको यहाँ पर कुंडली में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस बातों का अध्ययन हम लोग आज इस कुंडली में, इस वीडियो में देखने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, राहु और केतु, आप ही जानते हैं कि राहु और केतु आमने सामने 180 डिग्री पर आमने सामने होते हैं। कहीं भी कुंडली का अध्ययन आप करेंगे तो राहु ठीक राहु से 7वें भाव में केतु होंगे और केतु से 7वें भाव में राहु होते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहीं से केतु से गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 180 डिग्री पर होते हैं। तो ये तो आप समझते हैं। अब बात यहाँ पर है कि राहु और केतु की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ गई, 9 ग्रहों में राहु केतु की जरूरत क्यों? तो उसकी चर्चा हम लोग आज इसी वीडियो में देखते हैं और समझते हैं। राहु के कार्य क्या हैं, उनकी जरूरत क्यों है? आप अन्य शास्त्रों और पुराणों के अध्ययन में पाए होंगे कि राहु के पास ही सिर ही मात्र है, अर्थात उनके पास दिमाग है और कोई हाथ पैर आदि शरीर उनके पास नहीं है। इसलिए राहु दिमाग पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। दिमाग को वह चंचल, बुद्धिमान एवं मजबूत बनाते हैं। यदि कुंडली में सही स्थान और सही भाव में तथा शुभ ग्रहों के प्रभाव में जब होते हैं तो बहुत ही शुभ फल देते हैं। यह स्पष्ट आप ध्यान देकर समझेंगे और सुनेंगे तो समझ जाएंगे। और सही स्थान में नहीं होते हैं तो उनके बुरे फल प्राप्त होते हैं। यानी दिमाग को मजबूत बनाते हैं, अर्थात बुद्धिमान बनाते हैं, तथा कमजोर स्थिति होते ही वो व्यक्ति को सोचने, समझने और विचार करने में भ्रमित बना देते हैं और परेशान कर देते हैं। यह स्पष्ट हो गया। राहु की अलग अलग भावों में अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे दूसरे भाव में, इसको दूसरा भाव कहते हैं, दूसरे भाव में है तो धनवान बनाते हैं, तीसरे भाव में है तो पराक्रमी बनाते हैं, यानी हिम्मत वाले बनाते हैं। 5वें भाव में यदि राहु हो तो आपको चतुर, विद्वान बना देते हैं। 9वें भाव में यदि हो राहु तो आपको भाग्यशाली होने का प्रभाव भी दिखाते हैं। ये तो राहु के प्रभाव हुए। राहु को कुंडली में इसीलिए लिया गया। अब केतु पर चर्चा कर लेते हैं। केतु कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं। 12वें भाव में राहु और केतु कहीं भी हो सकते हैं। इस पर आप ध्यान न देंगे कि यहाँ पर दूसरे भाव में राहु है और यहाँ पर 8वें भाव में केतु है। ये आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। कहीं भी राहु हो सकते हैं 12वें भाव में और कहीं भी केतु भी 12वें भाव में हो सकते हैं, परंतु यह ध्यान रखें कि वो आमने सामने ही होंगे। अब केतु पर चर्चा करते हैं। केतु के कार्य जो होते हैं, जो आप देखें, केतु के पास सिर अर्थात दिमाग नहीं है। जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें आप जानते ही हैं कि जो सिर कटा
तो उसमें से जो राहु और केतु जो है उसमें दो भाग हुए, इसलिए कि किसी के गर्दन जो कटा तो वह सिर एक तरफ बच गया और एक तरफ उसके शरीर बच गए। तो जो सिर बचा वही राहु है और जो शरीर बचा वो केतु है। ऐसे ही शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, तो उसके भी आप ध्यान में रखें। तो विशेष में हम समझें कि केतु के पास दिमाग नहीं है, उनके पास मात्र शरीर है, या यह कहें कि केतु के पास सिर के अलावे सब कुछ है। फिर भी यह ध्यान दें कि फिर सभी कार्यों को करने में दक्ष है, यानी सिर्फ दिमाग नहीं है लेकिन फिर भी सभी कार्य करने में दक्ष है, जो कि भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। केतु आध्यात्मिक हैं, ये अध्यात्म की ओर अग्रसर बनाते हैं। चाहे कुंडली में कहीं भी हो, अध्यात्म जरूर देते हैं, वह अध्यात्म जरूर बनाते हैं, आध्यात्मिक की ओर ले जाते हैं। अब देखना होता है कि केतु किस भाव में बैठे हुए हैं, इस पर विचार करना होता है कि आखिर आध्यात्मिकता की ओर खींचते हैं तो उसके कहाँ पर बैठे हैं, उनके भाव स्थान के बारे में अध्ययन करना आवश्यक होता है। यदि राहु धन के भाव में बैठे हुए हैं तो वह आध्यात्मिक खींचते हैं, यानी दूसरे भाव में बैठे हैं तो आध्यात्मिक बनाते हैं। उसी प्रकार केतु तीसरे भाव में बैठते हैं तो पराक्रम के साथ भी अध्यात्म देते हैं, यानी तीसरे में बैठेंगे तो पराक्रम तो देंगे ही देंगे, वह आध्यात्मिक उसमें भी बनाते हैं। चौथे भाव में परिवार, यानी यहाँ पर चौथे भाव में परिवार, माता, गाड़ी वाहन, भवन मकान आदि से ज़्यादा अध्यात्म के प्रति वो जागरूक बनाते हैं, आपको रुचि पैदा करते हैं। यह समझें कि राहु और केतु की स्थिति अन्य ग्रहों की स्थिति को देख करके, यह ध्यान देना होता है कि राहु और केतु का निर्धारण जो होगा वह अन्य ग्रहों की स्थिति, अन्य भावों की स्थिति को देख करके ही आपको जातक की कुंडली का विचार करके उसका फलादेश करना चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम किसी व्यक्ति के कुंडली का फलादेश कर रहे हैं, कुंडली का अध्ययन करके उसको समझा रहे हैं, उसके फल को के निष्कर्ष पर पहुंचा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको विशेष रूप से राहु और केतु को तो देखना ही है, साथ में अन्य ग्रहों को भी देखना है। द्वितीय भाव में मेष राशि के होकर के यहाँ पर बुध और राहु बैठे हैं। यहाँ पर अष्टम भाव में जो है तुला राशि में होकर के केतु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर उनके क्या प्रभाव होंगे। यहाँ पर लग्न में सूर्य और गुरु यहाँ पर युक्ति बना रहे हैं, शुक्र जो है द्वितीय स्थान में है। इन सब ग्रहों को, यानी भाव को और साथ में ग्रहों को राशि की तुलना दे करके, राशि को भी मिलान करके सबकी नक्षत्र का मिलान पुनः करें तो आपके फलादेश सटीक होते हैं, अच्छे होते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने आज देखा कि 9 ग्रहों में राहु और केतु की ज़रूरत क्यों पड़ती है, राहु केतु को क्यों लिया गया है। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।